ये देश है हमारा में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। 20 हमारा लेकिन 80 में भी अब होगा बंटवारा। सवाल है कि देश की 80% आबादी क्या इस जाल में फंस गई है? भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका उड़ाया वो बहास, तो काहे का सबका साथ सबका विकास। अपने वतन पर सदियों तक गैर रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक फूल है उनके पैरों। तो आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, उसमें तो आप बात नहीं करोगे। जब आप चले जाओगे इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हो आप। पठान, गद्दी, अंसारी, बहना, बताओ क्या क्या नहीं है भाई? अरे मैं तो मानता हूँ कि है। जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो। और क्या पूछिए, और क्या जिनकी पूछे सोची गई है। मैं आप लोग पूछता हूं, आप लोग कौन है, हिंदू है या जाति है? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। 13 मई को आए कर्नाटक के नतीजों ने बीते हफ्ते भी काफी हेडलाइंस को बटोरा, यानी सुर्खियों को बटोरा। सवाल उठे, क्या विपक्ष को मोदी के खिलाफ तुष्टीकरण का एक नया फॉर्मूला मिल गया है? हालांकि यह फॉर्मूला भारत की सियासत में बिल्कुल नया नहीं है, बड़ा पुराना है, लेकिन अब तुष्टीकरण का एक नया वेरिएंट इजाद हो गया है व्यूअर्स। इसे आप तुष्टीकरण का डबल क्रॉस या डबल अटैक भी कह सकते हैं, जिसमें एक नजर मुस्लिम वोटों पर होती है तो दूसरी नजर बात होती है कि कैसे दूसरी तरफ के वोटों का ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हो। कर्नाटक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने इस नए वेरिएंट की टेस्टिंग भी कर ली है और सक्सेसफुल भी हुई है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में करीब 60% दलित वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों ने भी कांग्रेस को अब तक सबसे बढ़ चढ़कर वोट डाला है, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने और 4% मुस्लिम आरक्षण वाला दांव चल दिया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में तुष्टीकरण के इस नए वेरिएंट का तब ट्रायल रन हुआ था जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को दलित विरोधी बता दिया था, धार्मिक, सामाजिक और सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। सालों पहले जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तो उनके लिए किसी विपक्षी दल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उनका अल्पसंख्यक हो जाना इन पार्टियों के लिए शायद फायदेमंद साबित होने वाला था। हरियाणा में जाट आरक्षण पर सियासत है, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर पॉलिटिक्स है, हंगामा है। इसके बाद जो बचे है उनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, मौर्य, कुशवा, सैनी, कायस्थ और न जाने कितने हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। सवाल है कि देश की 80% आबादी क्या इस जाल में फंस गई है? यह देश है हमारा में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। 20 हमारा लेकिन 80 में भी अब होगा बंटवारा। आज ये देश है हमारा वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, क्योंकि जातियों में बांट कर, काट कर किस तरह की पॉलिटिक्स रची जा रही है, इजाद हो रही है। आज ये देश है हमारा इसी पर व्यूअर्स। कर्नाटक के नतीजों से एक पुरानी बहस फिर ताजा हो गई। कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 9 जीते। जेडीएस ने 23 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी नहीं जीता। जेडीएस के गढ़ पुराने मैसूर में भी कांग्रेस को वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार के दौरान खुलकर जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा था। बात साफ, मुस्लिम वोटर्स ने न सिर्फ बीजेपी से दूरी बनाई रखी, बल्कि जिस पार्टी पर उन्हें नतीजों के बाद बीजेपी से गठबंधन की आशंका थी, उससे भी किनारा कर गया। लेकिन इस बार कांग्रेस लिंगायत और दलितों को भी काफी हद तक रिझाने में कामयाब रही। कर्नाटक में 22% ओबीसी वोटर, वहां 30 सीटों पर ओबीसी वोट का असर है। कांग्रेस ने 52 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जबकि बीजेपी ने 37 ओबीसी कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस को 30% लिंगायत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 64% दलित वोट मिलने का भी अनुमान है। राजनीति में हमेशा ये माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करता। ये एक बार फिर साबित हो गया। शायद इसीलिए सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए दलितों को साधना शुरू किया और 2014 से उन्हें इस फॉर्मूले में कामयाबी भी मिली।
लेकिन अब विपक्ष बीजेपी को चित करने के लिए दोहरी चाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी से जीतने के लिए सिर्फ इतने से बात नहीं बनती। इसलिए दलितों को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को सक्रिय किया जाता है, जो रामचरितमानस वाले विवादों को खड़ा कर 22% दलितों को साधने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, धोबी, पासी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और न जाने कितनी जातियों में टूटे हिंदुओं को रिझाने की कोशिशें होती। बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू मुसलमानों की पहली पसंद है। इसके बाद फिर जातियों में खंडित हिंदुओं के वोट का जुगाड़ लगाया जाता है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरितमानस वाला विवाद शुरू किया था। देश का कोई भी राज्य ले लीजिए, बीजेपी से लड़ने का सबसे नया फॉर्मूला अब टोटल 20% मुस्लिम वोट प्लस खंडित 80% आबादी है। बीते 178 दिन से उत्तर भारत में स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, जिसके जरिए वो लोगों से जातियों में न बंटने और संगठित होने की भिक्षा मांग रहे हैं। हालांकि स्वामी दीपांकर की यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन सवाल है कि क्या देश का वोटर वाकई इस बंटवारे वाले ट्रैप में फंसता जा रहा है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया का अभिनंदन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश है, नेशनल कन्वीनर है नीतीश विचार मंच के, उनका अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर है, लगातार भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। खास तौर पर आज हमने इस चर्चा के लिए बुलाया है। स्वामी जी, तो आज की शुरुआत आप ही से कर देते हैं। आप तो यात्रा कर रहे हैं कि कोई बटे ना, कोई बटे ना, सब एक हो जाए, लेकिन सियासत तो कुछ और कहती है, पॉलिटिकल पंडित तो कुछ और कहते हैं, और हम भी कुछ और ही कहते हैं। हम जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं, ये मैं मानता हूं बात, हम भी जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं तो यही करते हैं कि मुस्लिम वोट तो एक मुश्त इधर पड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी कहां गया, दलित कहां गया, अब तो महादलित भी हो गया है, अति पिछड़ा भी हो गया है, पिछड़ों से ज्यादा। तो आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो रहे अपनी यात्रा के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जमीनी हकीकत देखनी होगी। आज 178 दिन हो गए भिक्षा यात्रा करते हुए, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं उसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है अमीश भाई, उसमें भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होकर रहो। और यह भिक्षा, और तकरीबन 5 लाख लोगों को, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 5 लाख लोगों को इसी तरह से हाथ खड़ा कर कर मैं स्वयं संकल्प दिला चुका हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की यह यात्रा है। थोड़ा सा दिल्ली, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा उत्तराखंड जुड़ा था जब यहां पर आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता हट गई, आज यात्रा खतौली थी, और खतौली वही लोग थे जिनका आप भी जिक्र करते हैं, संत रविदास के वो अनुयायी जो सनातनी और मेरे भाई हैं, जो साथ में खड़े होकर आपको यात्रा दक्षिण भारत लेके जानी पड़ेगी या फिर बाकी भारत के भाग में लेके जानी पड़ेगी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। जी, बस मात्र इतना कहूंगा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर देश भी करना हुआ तो रुकूंगा नहीं जी, पर सनातन को बटने नहीं दूंगा। तो मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और आपने तो ये जो नया वेरिएंट है, जो तुष्टीकरण का डबल क्रॉस है, जिसमें 20 हमारा और 80 में भी बंटवारा, 20 तो आरजेडी आपके साथ ले आएगा, राष्ट्रीय जनता दल ले आएगा, लेकिन 80 में भी काट का समाधान आपने ढूंढ लिया है, और इसके लिए अगर जनता ताली आपके लिए बजाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है कि आपने समाधान ढूंढ लिया। आपने रामचरितमानस में भी सवाल खड़ा करवा दिया अपने नेताओं से। देखिए, उसमें उनका व्यक्तिगत राय था। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, उस पर चलते हैं। जहां तक जातियों के बंटवारे और हिस्से का सवाल है, यह सवाल कब उठाता है कोई? जब वो पिछड़ी जातियां जो हाशिए पर विकास की रोशनी पे पीछे छूट जाती हैं, जब वो अपने हक के लिए खड़ी होती है तो कहता है जातिवाद बढ़ रहा है। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबरी गैर बराबरियों के बीच नहीं, अनइक्वल्स नॉट अमंग इक्वल्स। ये फैसला दिया तब जाकर के हाशियों पे पड़े समाज को रोशनी मिली। एक मिनट जी, जातियां आप कह रहे हैं आप ही को मौका दे रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हैं हाशिए पे जो समाज है उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? अब एक सवाल जी, आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मुसलमान हाशिए पे नहीं है, वहां पे कोई बंटवारा नहीं है, तो कभी आपने बोला उसमें? बिल्कुल है। कभी बोला तो बताइए। बिल्कुल बोला है, बताइए, बोला है। कोट करिए, किसने बोला? कोट करिए। बता रहा हूं, बिहार की सरकार ने
अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा काम करते हुए उनको शिक्षक बनाया, परित्यक्ता महिलाओं को वजीफा दिया और बिना भेदभाव किए सारी लड़कियों को पोशाक साइकिल देकर स्कूल भेजा। बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ ये बहुत बाद में लेके आए। हम तो बिहार में हमारी सरकार मुझे एग्जांपल दीजिए ना। आपने मुसलमानों में कोई पिछड़ा असीर पिछड़ा बोला हो तो बताइए, क्रिश्चियन में कोई पिछड़ा असीर पिछड़ा बोला हो तो बताइए, बताइए ना मुझे। हमारी सरकार बिहार में है। जब जात भूख पर मर रहा हो और वो अपने हक की बात कर रहा हो तो आपको जातिवाद नजर आता है। सुनिए, नहीं मैं बताता हूं जातिवाद किस में होता है, जातिवाद किस में होता है। सुनना पड़ेगा। आपने बोला जातिवाद किस में होता है। व्यूअर्स अब आप भी सुनिए और व्यूअर्स आप भी सुनिए। मुस्लिम प्लस यादव जातिवाद होता है। मुस्लिम को ना ये एमवाई समीकरण आपने भी करती है। उसके बाद भूरा बाल साफ करो तब कौन सा जातिवाद होता है ये बताना पड़ेगा। ये क्यों बताना पड़ेगा। अब कर्नाटक में आहिंदा बात आएगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने पूरे जीवन में यह बात नहीं कही। सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी, न्याय के साथ विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका उड़ाया उपहास तो काहे का सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 9 साल में आपने देश की माली हालत ऐसी क्यों की कि 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल लेने आपके दरवाजे खड़े हैं। एक मिनट, एक बात और कहना चाहूंगा। आगे बाकी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना था, कहां गया वो रोजगार। सवाल महंगाई का है, सवाल भुखमरी का है। 121 नंबर पे हम दुनिया के भुखमरी इंडेक्स पे खड़े हैं। ये सरकार बताए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे खड़ा है भारत। भूखा है भारत। ठीक है, तो ये चीज नहीं चलेगा। आपने सबका साथ तो लिया। एक सर अब आपने लंबा वक्तव्य दिया। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल मेरा है, देखिए एक हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात। हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग इन्होंने कर ली और टेस्टिंग का रिजल्ट ठीक मिल रहा है। अब बताइए क्या करेंगे आप। 20 तो कहते हैं हमारा है और 80 में कर देंगे बंटवारा सामाजिक न्याय के नारे के साथ। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। बोलिए क्या बोलेंगे। फैक्ट्स भी दूंगा पर उससे पहले मैं बोल दूं भैया जी भावनाओं में बह के क्या बोल गए। अभी आप लोगों के सामने बोले हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूं। अरे जहां अब देखिए अपने टर्न में बोले, अपने टर्न में बोले। सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया, जहां आटे को लेकर झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा। उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जातियों की बात आई कहां से। आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं कोई हिंदू धर्मग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी। हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की, किसी हिंदू धर्मग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? यह हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। Yes, that's the truth. मगर आज बताएं उसके बाद क्या हुआ। उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी है जो 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं, और प्लेयर बनने के बाद आप तो शासन में आ जाते हैं। अब दूसरे को आना है, वो उससे ज्यादा कट्टरता की बात करेगा, वो उससे ज्यादा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही सामाजिक न्याय की बात, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे। तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया,
यादव नेता बन गए, तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीबी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत न सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। इसलिए एक पंक्ति बस याद रखिए, एक लाइन सर, एक लाइन, स्वतंत्रता का अमृत काल है, तो बस याद रखिए, ये मत सोचिए स्वतंत्रता के सारे कार्य पूरे हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। ओके, तो ये जाति का चूरण, मैं आपके पास आता हूं, कविता का जवाब तो आपके पास भी कविता के साथ होता है, लेकिन ये जाति का जो चूरण है ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा, बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहां ये हुआ वहां हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया, आप विकास गिनाइए। आप उनकी बात में इनकी बात का जवाब, मेरी बात से मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना, ये नहीं बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है और आपने कहा है कि उसने किसी जात का अपमान किया है, उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है राहुल गांधी पे। हाँ, तो राहुल, तो आप उसका मना कर देते, तब तो आप तो उसी जात पे कोर्ट में गए ना, तब तो आप क्यों गए? हम कहां गए? अरे कौन गया? जाति के लोग। अरे आप ही तो हल्ला मचा रहे हो भाई, आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए, मना कर देते आप। आपने नहीं मना किया, तब तो आप मना नहीं करेंगे। माने जहां आपको फायदा होगा वहां आप जात की बात करेंगे, जहां आपको फायदा नहीं होगा वहां आप दूसरी बात करने लगेंगे। ये कैसे चलेगा भाई? आप सत्ता में हैं। ये बात आपने सही कही, इसके लिए तालियां अनुराग बुदारिया के लिए, जिसको जहां फायदा होगा वो उसकी बात करेगा। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं करते, आपने बोला हम तो बिल्कुल जातिवाद नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। अच्छा, ये मायावती के साथ जो आपने गठबंधन करा था, इस गठबंधन को लेकर आपने क्या बोला था? मुस्लिम यादव तो हमारे साथ है ही, अब दलित भी आ जाएंगे, तब महादलित की टर्म नहीं हुई थी, आई थी, अब दलित भी आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ जाएगा। इसी स्टूडियो में आप बोल के गए थे, इसी स्टूडियो में आप बोल के गए। सुन लीजिए भाई, मेरी बात ही सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जातियां हैं, इससे तो आप ना नहीं कर सकते। आप अमीश देवगन है, मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो भदौरिया क्यों लिखा गया है आप भी जानते हैं, और देवगन क्यों लिखा गया, जाति है। सुन लीजिए, अगर हम आपके साथ समझौता कर लेंगे तो आपने कहा आपने देवगन से ही समझौता क्यों किया? अरे मेरे साथ कौन सा करा समझौता? मैं आपसे कह रहा हूं, अबे मायावती मेरे साथ समझौता कौन सा करा? दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मायावती तक मामला नहीं रुका था। आपने बोला चाट भी आ जाए तो जयंत चौधरी को भी साथ ले ले। प्रभु जाने दो, और आप कह रहे जातिवाद नहीं कर रहे। भैया, हम सभी लोग किसी न किसी जात से हैं, और जब किसी ना किसी जात से किसी से गठबंधन होगा तो आप उसकी जात से जोड़ने लग जाओगे। अब कहोगे कि उसकी जात के साथ हो गया, तो ये तो आपकी देखने में चश्मे में दिक्कत है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, आप क्या करें? आप किसी के साथ मिल रहे तो आप उसके हिसाब से देख रहे हो। हमने जो विकास का काम किया, चलिए समर्थन कर दूं। क्यों करा था गठबंधन? अच्छा, मायावती से गठबंधन क्यों करा था और जयंत चौधरी से गठबंधन क्यों करा था, बता दीजिए। चलिए, मेरा चश्मा खराब, इन सबने भी चश्मे डाले, इन्होंने तो काला डाला, आपकी अनुमति हो, इन्होंने तो काला डाला हुआ है, इन्होंने तो काला डाला हुआ है। लेकिन मैडम आपका कोई लेकिन मेरा पॉइंट ये है, गठबंधन क्यों किया था? देखिए, हम आज बताइए मायावती के साथ गठबंधन क्यों किया था, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन क्यों किया था? चाहता हूं उत्तर प्रदेश का, देश का विकास हो, और जब हमें कोई विकास का रास्ता कहीं से भी नजर आता है कि मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, और हमें लगेगा कि हम देश को, राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्र और विकास के लिए सब कुछ कर रहे थे। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये लोग जातिवाद नहीं करते। उत्तर से दक्षिण तक एक एक जाति के नाम पे जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसमें से चुनौती से कहता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने वास्तविक सत्ता अपनी जाति के किसी व्यक्ति को दी हो। जातिवाद नहीं, परिवारवाद करते हैं। मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जिन्होंने कहा हम फला समुदाय के लिए आए हैं, और जब सत्ता मिली तो केवल परिवार। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये सब वो नेता हैं जिन्होंने कहा हम वंचितों पिछड़ों की बात करते हैं, और देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। आज इस भारत की राजनीति में सबसे अमीर नेता वो हैं
जिन्होंने कहा हम गरीब की राजनीति करते हैं। याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके कि यहां पर फार्म हाउस भी हैं, शॉपिंग मॉल भी हैं, सैकड़ों करोड़ का नोटिस भी है, सब कुछ है। वही स्थिति यह है, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, लोहिया जी की बात होती थी। आज उस परिवार की यह हैसियत है कि उसकी पार्टी का एक मंत्री गायत्री प्रजापति, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति करते हैं। यह होता है, इसीलिए कोई परिवारवादी नहीं है, यह सिर्फ भ्रष्टाचारवादी और परिवारवादी है, कोई जातिवादी नहीं। अच्छा ठीक है, अब रशीदी साहब, आज आपसे एक मेरा सवाल है और खुदा को हाजिर नाजिर मांग के जवाब दीजिएगा, मेरा निवेदन आपसे। इनसे तो नहीं कहा आपने खुदा से हाजिर नाजिर? जी नहीं, इसलिए ये सवाल, हाँ जी नहीं, इनसे क्यों नहीं कहा खुदा को हाजिर नाजिर? इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज एक सवाल है, आज आप बताइए, आप बताइए, जितने भी गठबंधन होते हैं, मैं ये सवाल आज आपसे पूछ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आज आप दिल की बात को जुबान पर जरूर लेके आएंगे और बहुत उम्मीद के साथ देश की जनता आज आपको सुनेगी और आपको कोई टोकेगा भी नहीं। और मेरा उम्मीद है कि आप इसका जवाब स्पष्ट रूप से देंगे। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों को रिझाने की एक पॉलिटिक्स हुई और गेम हुआ? नहीं, देखिए, आजादी के बाद से मुसलमानों के साथ ये तो होता आ ही रहा है। आजादी के बाद हम 32% थे हर जगह, आज पोजीशन क्या है? 1% भी नहीं है। इसका कारण कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। और मुसलमानों को हमेशा रिझाएगा, जैसे लोग हमारे ऊपर ताना भी मारते हैं कि साहब कि पहली सरकारें तो ये कहती थी कि सबसे ज़्यादा हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज़ का है, ये कहा जाता है। हालांकि हमें हक नहीं मिला। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। आज हम दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अभी जो आप कह रहे थे कि कर्नाटक में ये हो गया जातवाद का, फलां का, आप देखिए कौन पार्टी ऐसी है जो ईमानदारी से, सुधांशु जी भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ये कह दें कि क्या इनमें जातिवाद नहीं है? इनकी पार्टी जातिवाद के नाम पर टिकट का बंटवारा नहीं करती कि फला जगह इतने लोग हैं, फला जगह इतने लोग हैं, करती है, यहाँ उसको दे दीजिए, वहाँ उसको नहीं है, मतलब इसमें आप पूछ रहे होता है। सवाल ये है कि मेरा दामन सफेद है, दूसरे का दामन काला है, मसला वो है। सारी पार्टियां आप कह रहे हैं हमाम में, सब नंगे हैं, सब नंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे, आपने कहा कि देखिए ये जो पूरा है ये तो आजादी की बात हो, आपने बीजेपी पर एक बात रखी। देखिए अब पूरी पॉलिटिक्स की इसी के इर्द गिर्द है, तो कोई एक पार्टी या दो पार्टी उससे अलग कैसे हो जाएगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इतनी बड़ी हुई है कि मुसलमान प्लस दूसरा कर लो तो खेल हमारा बन जाएगा। इस देश में कई राजनीतिक दल ऐसे खड़े हुए हैं। हर पार्टी का वोट बैंक है, हर पार्टी का है। कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान, देखिए मुसलमान ऐसा नहीं कि मुसलमान एक पार्टी का वोट बैंक है। क्यों बिहार के अंदर आरजेडी? नहीं, हमने यूपी के अंदर अखिलेश मुसलमान या फिर मायावती जी, मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? दिया है, मतलब 12% वोट दिया है मुसलमान, अधिकतर की मैं बात 12% वोट दिया है मुसलमान ने बीजेपी को। ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये मौलाना साहब खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं? इसका मतलब सुन लीजिए आप जनाब, 12% तक पहुंच गए, सोच लीजिए। आप नहीं मानते? नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं ना। एक मिनट, आप नहीं मानते क्या सर? अरे भदौरिया जी, आपसे खसका जा रहा है। अरे भदौरिया जी सुनिए, अरे अभी आपसे निकाय चुनाव में बहुत कुछ खिसक गया है। इनका खिसका है। साजिद रशीदी के 30 सेकंड है, त्रिवेदी जी आप नहीं मानते कि भाई मुसलमान ने वोट दिया आपको? नहीं, मैं तो कहा नहीं, यस या नो, यस या नो। क्यों नहीं दिया कि नहीं दिया, बस बात खत्म हो गई। अब वो कितने % दिया, चलो आंकड़ा मेरे पास गलत हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जातिवाद पर आजकल चल रही है और इससे बढ़कर रिलीजियस पर चल रही है। जी, आप कह रहे हैं हर पार्टी जातिवाद पर चल रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए रशीदी साहब का अपना आकलन होगा, लेकिन हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है और उसमें मुसलमानों का बहुत कम प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए दूसरी तरफ की लड़ाई 20% से अगर हम कहें तो शुरू होती है सांकेतिक रूप से, और आप उसमें माइनस में रहते हैं। आपको क्या वोट नहीं चाहिए उनका? आप देखिए, ये सवाल भी आएगा फिर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। 30 सेकंड। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते, यकीन पैदा करके चाहते हैं, भय नहीं विश्वास। और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, नहीं, खुद से अपने आप को रिपीट लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, भारत में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ,
तो ये लोग को कपड़े से पहचान लेते हैं। रामजादे बोल रहे हैं। ठीक है, एक भैया कुत्ते का पिल्ला भैया जी बोल ले, ये होते हैं। देखिए प्रभु आप भैया जी बोल ले। अच्छा ठीक है, सुधांशु अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था, और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही, हकीकत यह है कि पूरे भारत के अंदर हम सबका, क्यों हमने कहा विश्वास पैदा करके, सबसे विश्वास की पोस्ट क्या होती गवर्नमेंट में, पूछना चाहता हूं आपको पता, सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट होती इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, यस, गुप्तचर ब्यूरो का चीफ। कोई सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 15 दिन के अंदर हटा देती जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है। और शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जब मोदी जी आए तो उस समय आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। आईबी चीफ का 2 साल का कार्यकाल होता, सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती, 2 साल से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है। 8 महीने बाकी थे और आसिफ इब्राहिम ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी की सरकार में 8 महीने आईबी चीफ रहा। ये होता है विश्वास। मिनिस्टर हटा दिए गए, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है केंद्र में, सारे हटा दिए गए। अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कोई नहीं है, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू नहीं है, नहीं, हरदीप सिंह पुरी नहीं है। सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम, बहुत फारसी नंबर बौद्ध मंत्री बताइए केंद्र की सरकार में, नाम बताइए मंत्री का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम बोलिए, मानने वाले भाई नाम बताइए, नाम बताइए ना। चलो पारसी बताओ ना, चलो पारसी बताओ, जो बुद्धिस्ट को सरदार बताओ, उसका परिचय क्यों जानना चाहते हैं? अच्छा यहूदी बताओ, सब वहां मानते हैं। देखिए नहीं बता आपके नहीं, हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री, अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। अरे वो अटल जी और सुनिए क्या तरीका है भाई, अटल जी के दौर नहीं, मैं अटल जी के दौर से नहीं, अटल जी को भैया बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। रशीदी साहब खड़े हैं, मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक दौर में इस्लाम में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस स्टेज था, मगर वो दौर 800-900 साल पहले था, जिसमें कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। रशीदी साहब को पता होगा, बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान ही पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे। अटल जी के जमाने क्या बात करते हैं, 800 साल का सबसे महान ने बनाया और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्यूअर्स, आप सोचिए, इशरत जहां एक आतंकी थी, गुजरात में उसका एनकाउंटर हुआ, इशरत जहां को नीतीश बाबू ने बिहार की बेटी करार दे दिया। अच्छा एक और स्वामी दीपांकर, आप कहते हो कि जातिवाद जो है उससे दूर होना चाहिए, लेकिन अभी हमने लेटेस्ट कर्नाटक का नतीजा देखा है। मैं पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो जवाब देना हो देना है, लेकिन वहां पर हमने देखा है, अब दलित में भी एक दलित होता है, एक महादलित होता है, पिछड़ा होता है, महापिछड़ा होता है। आप जोड़ रहे हो, लेकिन ये तो फर्दर बांट रहे हैं, इतने टुकड़े कर रहे हैं, कितना जोड़िएगा? बताइए पैनल में कौन है जो बी आर अम्बेडकर जी से बड़ा हो? वो चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, सावित्रीबाई फुले चाहती थी जातिवाद समाप्त हो। समानता और समता नहीं चाहिए, सबको दबा कर रखना चाहते हैं, जातियों में बांट दो, जातिगत जनगणना करा दो। जातिगत जनगणना जाति के आधार पर हो, हालात के आधार पर हो, हालात के आधार पर होना चाहिए। क्या गरीब हर जाति में नहीं है? आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं? गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और एक बात कहकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, याद रखिएगा आप सब लोग कि जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, और जिस दिन बंटने लगे तो बटे तो वो है, आपको नहीं लगता? दादा आपको लग रहा, मैं फिर कहूंगा, मैं उस जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं मैं वहां की आपको बता सकता हूं। मैं वो कहूंगा तो फिर बात राजनीतिक हो जाएगी, मगर मुझे पता है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठित है। व्यूअर्स, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, क्योंकि ये तुष्टीकरण का डबल क्रॉस है। ये तुष्टीकरण का डबल क्रॉस कैसे है, ब्रेक के बाद जानिए समझिए।
अच्छा सुनिए, ये कहना बंद, ये कहना बंद, तो मानूंगा क्या? बंद कर दीजिए, मैं हूँ, ये कहना बंद कर दीजिए। मानेंगे क्या? हूँ मैं, मानना क्या होता है? कह रहा हूँ ये कहना बंद कर नहीं, मैं दीजिए भदौरिया हूँ। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या है? क्या दिक्कत है उसमें? कहाँ है हिंदू बताइए ना, कहाँ है? कहाँ है बताइए? उसके पीछे भदौरिया लगा रहे हैं।